मेरे घर वालों ने मुझे भेज दिया कि जाओ भाई का थोड़ा मदद कर दो। तो मैं भी नेपाल गया, काठमांडू। वहाँ पे मैंने फुटपाथ पे कपड़े बेचे थे, भी फुटपाथ पे कपड़े बेचने लगा। फिर मैंने फुटपाथ पे बेल्ट एंड पर्स बेचा, मंदिर के बाहर जूस भी बेचा। वहाँ फुटपाथ पे 2-3 दिन मैंने अंडा बेचा। भाई टीका आ गया तो उस समय मेरे भैया पान बेचने लगे और मुझे किसी और के। हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। नीट एग्जाम काफ़ी करीब आ गया है, तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो काफ़ी बच्चों का ये डिमांड था कि भैया आप अपना स्टोरी बताइए, अपना स्ट्रगल स्टोरी बताइए। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाते हैं। तो इस वीडियो में मैं अपना फुल स्टोरी बताने वाला हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है मेरी लाइफ में और कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इस पर मैं बात करूँगा। तो जैसे कि सबको पता है, मेरा नाम गौतम कुमार है और मैं एम्स ऋषिकेश में सेकेंड ईयर MBBS कर रहा हूँ। और मेरा जन्म बिहार के मोतिहारी जिला के छोटा सा गाँव घोड़ासहन में हुआ था। और मैं अपने घर में तीसरे नंबर पे हूँ, मतलब कि मैं 3 भाई एक बहन हूँ। सबसे बड़ी एक बहन है, उसके बाद भाई, फिर मैं हूँ, फिर मेरा एक छोटा भाई है। जब मैं 4 साल का था तो अपनी फैमिली के साथ काठमांडू नेपाल शिफ्ट हो गया और वहाँ पे मैंने अपना स्टडी स्टार्ट किया। और क्लास 2 तक मैंने अपना स्टडी वहाँ पे किया। फिर वापस हम लोग बिहार आए वापस, और बिहार में अपना स्टडी कंटिन्यू किया। 6 और 7 मैंने हिंदी मीडियम से स्टडी किया है और 8, 9, 10 मैंने CBSE से किया है। और जब मैं 8 क्लास में था तो घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी और मेरे भैया ने अभी अपना स्टडी क्विट कर दिया था और वो नेपाल में ही कमाने चले गए थे। तो जब मैं 8 क्लास में था तो नेपाल में एक त्यौहार होता है भाई टीका, जो छठ पूजा से पहले होता है। तो मेरे घर वालों ने मुझे भेज दिया कि जाओ भाई का थोड़ा मदद कर दो। तो मैं भी नेपाल गया, काठमांडू, भैया का मदद करने। तो वहाँ पे मैंने फुटपाथ पे कपड़े बेचे थे, जो कि मेरे भैया करते थे। तो मैंने उनका मदद किया, तो मैं भी फुटपाथ पे कपड़े बेचने लगा, जैकेट वगैरह, टी शर्ट, पैंट्स वगैरह। फिर मैंने फुटपाथ पे बेल्ट एंड पर्स बेचा और मैंने मंदिर के बाहर जूस भी बेचा। वहाँ पे जामरा का एक जूस होता है, एक पौधा होता है जामरा, उसी का जूस बेचा मैंने मंदिर के बाहर। भैया ने मुझे सब सिखा दिया था कि ऐसे ऐसे बेचते हैं, तो मैंने सीख लिया था। तो मैं 10 दिन के लिए वहाँ गया था और 10 दिन मैंने यही किया, फुटपाथ पे कपड़े बेचना, मंदिर के बाहर सुबह सुबह जूस बेचना, शाम को बेल्ट पर्स बेचना। और मैंने, मेरे बुआ का अंडा का दुकान था, मेरी दुकान है, वो भी फुटपाथ पे ही अंडा बेचते थे। तो वो भी मैंने 2-3 दिन के लिए किया, थोड़ा उनका ही मदद किया। तो मैंने भी फुटपाथ पे 2-3 दिन मैंने अंडा बेचा होगा फुटपाथ पे। फिर एक और, हाँ, और जब भाई टीका आ गया तो उस समय मेरे भैया पान बेचने लगे और मुझे किसी और के थ्रू, मतलब किसी और का ठेले पे मेरे को 2 दिन के लिए रख दिया कि हाँ 2 दिन के लिए ये काम करेगा किसी और के ठेले पे। और मुझे 2 दिन का 3,000 रुपये मिला था नेपाली, उनके ठेले पे काम करने के लिए। तो मैंने ये भी किया था, उन 10 दिनों में मैंने इतना कुछ किया, ये सब भी कर रखा है और मुझे एक्सपीरियंस है ये सब का। तो अब आगे बात करते हैं। तो चूंकि मैं पढ़ने में अच्छा था तो घर वालों ने बोला भाई तू पढ़ाई पे ध्यान दे, इस सब चक्कर में मत पर, पैसा तो बाद में कमा सकते हैं। तो 9th से मेरे घर वालों ने मुझे कहीं नहीं भेजा। घर वालों ने बोला तू अच्छे से स्टडी कर। तो 9th और 10th मैंने अच्छे से स्टडी किया और 10th में मेरे CBSE में 88% है। और जब मैं 8 क्लास में था तो मेरा मन था पहले से ही कि मैं एक्टर बनूँ, मुझे भी एक्टिंग करना है, मुझे भी एक्टर बनना है, मुझे फेमस होना है, मुझे भी दुनिया जाने, ये सब मेरे माइंड में बैठ गया था। और जब मैं 11th में था तो मेरे अंदर फिर भी था कि मुझे एक्टर बनना है। तो मैंने 11th में PCM लिया और मैंने सोचा IIT करूँगा, IIT के थ्रू बॉलीवुड में जाने का ट्राई करूँगा, इतना कुछ सोच रखा था मैंने। तो मैंने 11th में PCM लिया और मैं स्टडी अपना स्टार्ट किया यूट्यूब से, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था ना, तो कहीं स्टडी हो नहीं रही थी। तो मैंने घर पे स्टडी स्टार्ट किया। तो 2020 में दिसंबर में मेरे रिलेटिव में किसी का तबीयत खराब हुआ था, तो वो लोग हॉस्पिटल गए थे, तो मम्मी भी साथ में गई थी। और जब मम्मी वहाँ से वापस आई तो मम्मी बोल रही कि बेटा तू डॉक्टर का स्टडी कर, तू डॉक्टर बन। तो उससे मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था नीट के बारे में, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च वगैरह किया। तब मुझे पता चला कि कुछ ज़्यादा पैसा नहीं लगता, अगर पढ़ने में अच्छे हो, अच्छा रैंक आ रहा है, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो तुमको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। तो मैंने 12th में PCM से PCB करवा लिया, मैंने मैथ को हटा दिया और बायो को मेन सब्जेक्ट में डाल दिया। तो मेरा नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट होता है दिसंबर के लास्ट में, मैंने स्टार्ट किया था अपना प्रिपरेशन नीट के लिए। और एक प्रॉब्लम मेरे साथ ये था कि घर में स्टडी नहीं हो रही थी। जैसे कि सबको पता है घर में स्टडी नहीं होती है, कितना भी कुछ कर लो, तो मेरे से भी नहीं हो रहा था। तो मैंने घर वालों को बोला कि मुझे बाहर भेजो, मैं कहीं रूम लेकर रह लूँगा, मैं वहीं पे खाना बना के खा लूँगा, लेकिन घर पे मेरे को स्टडी नहीं करना है, मुझसे स्टडी नहीं होगा। और घर वालों को मुझ पर भरोसा था कि ये पढ़ने में ठीक है, ये डाइवर्ट नहीं होगा, तो घर वालों ने मुझे भेज दिया। तो मैं घर से 50 किलोमीटर दूर मोतिहारी जिला, जो मेरा जिला था, मैं वहाँ चला गया गाँव से अपने मोतिहारी में। वहाँ पे मैंने रूम लेकर स्टडी किया और ये रहा जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने मतलब स्टडी करना स्टार्ट किया। तो मैंने क्रैश कोर्स लिया था उस समय, 100 डेज क्रैश कोर्स फिजिक्स वाला का आया था।
तो मैंने वो खरीद लिया था क्योंकि मेरा 11th कहीं ना कहीं वीक था, तो मैं चाहता था कि 11th के साथ साथ 12th भी कंप्लीट हो जाए। उस क्रैश कोर्स में 11th और 12th दोनों पढ़ा रहे थे, तो मैंने ले लिया वो, और मैंने उसी से कंटिन्यू किया 11th और 12th। और सितंबर तक आते आते लगभग मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, कुछ कुछ टॉपिक मेरे वीक रह गए थे। और मैं जब क्रैश कोर्स से स्टडी कर रहा था तब मैं डेली 15 आवर, मिनिमम 15 आवर स्टडी करता था। उस समय मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा जुनून था कि मुझे नीट क्रैक करना है। घर वाले ने मुझ पर भरोसा किया है, मुझे घर से दूर भेजा है, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तो मैं कॉफ़ी पीकर, रोज़ कॉफ़ी पीता था मैं, रात को स्टडी करता, दिन में स्टडी करता, और सोता मैं दिन में ही था। नॉर्मली रात को स्टडी करना मुझे अच्छा लगता था, तो मैं ये करता था। और खाना वगैरह खुद से बनाता था 2 टाइम। तो ये सब था मेरा, कंटिन्यू चलता गया ये रूटीन। सितंबर तक जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तब उस समय 2021 में सितंबर में नीट एग्ज़ाम हुआ था। तो मैं तो उस समय अभी 12th में था, मैंने नहीं दिया, मैं एलिजिबल नहीं था। तो मैंने अक्टूबर से मैंने अपना रिवीजन करना स्टार्ट किया, और जो जो टॉपिक मेरे वीक थे उन पे काम करना स्टार्ट किया, ताकि मैं 2022 में अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दे सकूं। और मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम भी था 22 में। तो मैंने जब सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर लिया तो मैं वहीं रहा दिसंबर तक मैं वही मोतिहारी में रहा। फिर क्या हुआ कि जनवरी में मैं वापस घर आ गया, सब सामान सब लेकर, और घर के पास ही मैंने रूम ले लिया, घर के आसपास में। वहाँ पे भी मैं वही रूटीन था, खुद से खाना बनाना, स्टडी करना। मैं घर पे खाना खाने भी नहीं आता था, क्योंकि अगर मैं घर पे खाना खाने आऊँगा तो खाकर कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा मुझे थोड़ा रेस्ट करने, मैं सो जाऊँगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं वहीं पे खाना वाना खुद से स्टडी करो, ये करता था। ये करता रहा, और लगभग मेरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो गया था। इनिशियली मेरा, जब मैंने क्रैश कोर्स में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तब मेरे टेस्ट में 300-400 के आसपास ही नंबर आते थे। लेकिन जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया और मैंने बार बार रिवीजन कर लिया था, तब मेरा नीट से 3-4 महीना पहले मेरा 600 प्लस आना स्टार्ट हो गया। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन इस बार पक्का है, इस बार मैं डॉक्टर बनने जाऊँगा। और फुल कॉन्फिडेंस, जैसे नीट करीब आ रहा था वैसे वैसे मेरे टेस्ट में नंबर भी इंक्रीज हो रहे थे, और मेरे 650 आने स्टार्ट हो गया था। और मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मुझे इस साल एम्स मिल जाएगा। और मैं कहीं बहुत ही खुश था कि यार ऑनलाइन पढ़ के मैं 650 प्लस लाऊंगा और एम्स में जाऊँगा। मतलब कि सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के मैं एम्स में जा रहा हूँ, थोड़ा अच्छा इमेज बनेगा ना गाँव में सभी जगह। फिर वो डेट आया 17 जुलाई, जिस दिन नीट एग्ज़ाम था, और मेरा सेंटर मुजफ्फरपुर में था। तो मैंने मुजफ्फरपुर में एग्ज़ाम देकर आया, और जब एग्ज़ाम देकर बाहर निकला तो फुल कॉन्फिडेंस था कि यार 680-90 तो आ ही जाएंगे, क्योंकि पेपर ईजी था। प्रॉब्लम ये था कि पेपर लेंदी था, फिर भी पता नहीं, मेरे को लग रहा था कि पेपर बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी बेस्ड है, 689 तो आ ही जाएंगे। जब मैंने नंबर कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, रेलवे स्टेशन पे मैंने अपना स्टार्ट किया कैलकुलेट करना। घर आते आते मैंने 590 तक आ रहा था, मैंने कैलकुलेट कर लिया। इतना सैड, अंदर से इतना रो रहा था, मैं क्या बताऊं कि 15-15 घंटा पढ़ना, घर से दूर रह के खुद से खाना बना कर स्टडी करना, ना शादी में ना पार्टी में, कहीं नहीं जाना, बस स्टडी करते रहना। फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। घर वालों को भी बहुत दुख हुआ, कि क्योंकि उनको भी थोड़ा था कि इस साल ये कर लेगा, थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस था, मेरे को भी कॉन्फिडेंस था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो मैं घर जाकर चुपचाप सो गया बिना कुछ पता। मैं उस रात ठीक से सोया भी नहीं था, क्योंकि मेरे माइंड में यही चल रहा था ना कि मोहल्ले वाले हंसेंगे कि रूम लेके स्टडी करता था, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, दिखाता था हम इतने पढ़ने वाले हैं, ये है वो है। तो मेरे माइंड में बार बार यही चल रहा था कि यार गलत हुआ मेरे साथ। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे मिस्टेक्स क्या थे। तो सबसे पहला मिस्टेक्स मेरा ये था कि मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कभी नहीं दिया था। मैंने पहली बार ऑफलाइन दिया, वो भी नीट एग्ज़ाम में जाकर दिया। तो ये मेरी, आई थिंक उस समय मेरी मिस्टेक थी। अगर मैं पहले ही ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दे दिया होता तो कहीं ना कहीं मैं वहाँ पे जाकर पैनिक नहीं होता। मैं वहाँ पे जाकर थोड़ा पैनिक हो गया था। और दूसरा रीज़न ये था कि पेपर पहली बार उस समय लेंदी आया था, उस कारण भी मैं पैनिक हो गया, तो बहुत सारा सी मिस्टेक कर दिया मैंने। तो उसमें मेरे 588 आया था, और अराउंड 26,000 के अराउंड मेरा रैंक आया था, ऑल इंडिया रैंक। दुख सिलेक्शन ना होने से था, उससे कहीं ज़्यादा दुख था कि यार रिश्तेदार लोग हंसेंगे, मोहल्ले वाले हंसेंगे, कि मेरे पापा पे हंसेंगे कि इतना पैसा खर्च किया, पढ़ाया लिखाया, फिर भी आपका बेटा कुछ नहीं कर पाया। सब यही सोच रहे होंगे ना कि बिगड़ गया हो, गया लड़कीबाजी करता हो कुछ। तो उनका काम है नेगेटिविटी सोचना। ये सोचकर भी और ज़्यादा दुख लगता था कि यार कैसे फेस करूँगा मैं। तो मैंने डिसाइड किया मैं कोटा जाऊँगा, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मुझे कंपटीशन के माहौल में रहना है। मैंने 4 दीवारी में रह के बहुत देख लिया, अब मैं उस फील्ड में जाऊँगा जहाँ पे कंपटीशन हो। तो मैंने सोचा कोटा जाऊँगा, कोटा जाके टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करूँगा और बच्चों के साथ कम्पिटिट करूँगा कि हाँ मैं 1 हफ्ते के अंदर मैं चला गया कोटा अपने भैया के साथ। गया तो मैंने विद्यापीठ में मैंने एडमिशन करवाया, क्योंकि वहाँ पे स्कॉलरशिप मिल रहा था। तो मुझे स्कॉलरशिप
मिला तो मुझे अराउंड 17,000 ही लगा पूरे एक साल का। तो वहाँ पे मैंने एडमिशन ले लिया और वहाँ पे भी प्रहार बैच था, उसमें मेरा हो गया सिलेक्शन। तो मैं वहाँ पे स्टडी करने लगा और जब मैं क्लास करता था तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट ही है, तो क्यों फालतू क्लास करना। और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सिर्फ टेस्ट दूंगा, रिवीजन करूंगा, क्लास अटेंड नहीं करूंगा। जो टॉपिक मेरा वीक है सिर्फ उसका क्लास अटेंड करूंगा। तो मैं ये करता था। और जब मैं कोटा गया तो मैंने मनीष दुबे सर और पंकज सर से सबसे पहली बार उन्हीं से मिला कि सर मेरा नाम ये है, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं और मेरे को स्कॉलरशिप चाहिए। तो उन्होंने बोला हाँ बेटा स्कॉलरशिप मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये हुआ। अब क्या हुआ कि देखो विद्यापीठ या फिर अदर कॉलेज में और अदर इंस्टीट्यूट में भी होता होगा ये सब, लेकिन वहाँ पे क्या होता है ना, क्लास नहीं करने पे वो लोग ज़बरदस्ती क्लास करवाते हैं, क्लास में बैठाते हैं कि नहीं लाइब्रेरी में नहीं बैठना है, क्लास करना है उसके बाद लाइब्रेरी में बैठना है। तो ये दिक्कत शुरू से हो रही थी। तो मैंने मनीष दुबे सर को बोला कि सर मेरा सिलेबस कंप्लीट है, मुझे क्लास नहीं करना है, क्यों बेमतलब मैं टाइम वेस्ट करूँ, इससे अच्छा तो मैं अपने रिवीजन पे फोकस करूँ ना। तो मनीष दुबे सर ने अलाउ करवा दिया। तो फिर मैं क्लास नहीं करता, सुबह 6 बजे जाओ, रूम से सुबह 6 बजे निकलता था, रात को 9 बजे तक मैं वहीं पे रहता था, फिर रूम पे वापस आता था, खाना वगैरह वहीं खाता था मैं। तो मेरा रूटीन यही था कि सुबह 6 बजे जाओ, वापस रात को 9 बजे आओ और थोड़ा फ़ोन वगैरह चला के घर वाले से बात करके 10 बजे तक सो जाता था। तो मेरा रूटीन यही था। और एक और बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, जब मैं कोटा गया था तो भैया के साथ तो एडमिशन वगैरह सब ले लिया। तो फिर भैया वापस जा रहे थे मुझे अकेला छोड़कर। तो मैं बहुत रो रहा था कि यार मत जाऊँ मुझे छोड़कर, मन नहीं लग रहा है। मतलब कि अंदर कहीं ना कहीं वो दुख था कि इतना मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो भैया फिर चले गए। मैं 3 दिन तक लगातार रोया, क्लास भी नहीं गया, बस रोता गया कि मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था। ऊपर वाले को कोसता था कि यार मैंने इतना मेहनत किया था, क्यों मेरे साथ ये हुआ, मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। तो जाते जाते मेरे भैया ने एक बात मेरे को बोली थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तुम्हारा इस साल 610 या 20 नंबर आ जाते तो तुम कोई छोटा मोटा कॉलेज लेके एडमिशन ले लेते, लेकिन क्या पता तुमने ड्रॉप लिया है कि अगले साल तेरे को एम्स मिले। तो भैया ने ये मेरे को अच्छी बात बोली, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और एज यू कैन सी मैंने ड्रॉप लिया और मैंने स्टडी किया और अभी मैं एम्स में हूँ। तो भैया ने जो कहा था वो सच हो गया है, मैं एम्स में आ गया हूँ। तो मैंने फिर कोटा में अच्छे से मन लगा के स्टडी किया, थोड़ा टाइम पास भी किया, क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट था। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा चिल हो गया था जाकर कि यार सिलेबस कंप्लीट है, मेरे पास 10 महीने है, बस रिवीजन करो पढ़ो। फिर एक ऐसा मोमेंट आया कि मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा था यार, एक ही चीज़ कितना बार पढूं। क्योंकि जो ड्रॉपर्स होते हैं उनको पता होगा कि यार बहुत पढ़ लिया, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, एक ही चीज़ बार बार पढ़ते पढ़ते मन बढ़ जाता है। तो मैंने सोचा एनसीईआरटी का नोट्स लिखते हैं। तो मैंने खुद से एनसीईआरटी हैंड रिटन नोट्स लिखना स्टार्ट किया मैंने, पॉइंट बाई पॉइंट। तो मैंने खुद का एनसीईआरटी नोट्स बनाया था, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, तीनों का मैंने बनाया था अच्छे से। उसी में मैं सोचा पढ़ने का मन नहीं कर तो यही कर लेते, इसी बहाने एनसीईआरटी भी रीड हो जाएगी, जो नहीं पता है कुछ नया पॉइंट्स वगैरह वो मेरे को पता चल जाएगा एनसीईआरटी से। तो मैंने ये किया था। फिर आया नीट का डेट और मेरा सेंटर जयपुर में था। तो मैंने जयपुर में जाकर अपना एग्ज़ाम दिया और मेरे 670 नंबर कैलकुलेट करने पे बन रहे थे। 2-3 क्वेश्चन कंट्रोवर्सी थे तो इतने बन रहे थे। तो उस मोमेंट में मैं क्या बताऊँ, मैं कितना खुश था। लिटरली मैं बहुत खुश था कि यार मैं एम्स में जा रहा हूँ, मुझे एम्स मिल जाएगा। मेरे घर वाले बहुत खुश थे। तो मैं जयपुर से डायरेक्ट वैष्णो देवी चला गया, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि अगर 650 प्लस आएगा तो वैष्णो देवी जाएगा ये। तो मैं वहीं से डायरेक्ट वैष्णो देवी चला गया। वैष्णो देवी गया तो फिर वहाँ पे कांड हो गया कि भैया के पास OnePlus का फ़ोन था। तो हम लोग स्लीपर में जा रहे थे वैष्णो देवी और खिड़की से किसी ने भैया का फ़ोन लेके चला गया, तो चोरी कर लिया। तो फिर लगा क्या अरे यार अभी 670 नंबर आ रहे हैं, हम लोग मतलब सिलेक्शन हो ही जाएगा लगभग। और एक तरफ से फ़ोन चोरी, फिर भी ठीक है, हम लोग गए वैष्णो देवी दर्शन वगैरह करके आए। घर पे फुल खुशी का माहौल था कि अब मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। खानदान में कोई है जो पहली बार डॉक्टर बनने वाला है। तो नीट रिजल्ट में थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी यूट्यूब चैनल खोलूँ, यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करूँ, वीडियो डालूँ, यूट्यूबर बनूंगा मैं भी कॉलेज में जाकर, यही सब मैं सोच रहा था। फिर यूट्यूब चैनल भी चल गया यार, मैंने सोचा नहीं था कि सब्सक्राइबर इतने हो जाएंगे। मैं तो बस मज़े मज़े में स्टार्ट किया था। तो मैंने उसको कंटिन्यू करना स्टार्ट किया और फाइनली मेरा मोनेटाइज भी हो गया था। फिर मेरा रिजल्ट आया नीट का और मेरा आया 680 और ऑल इंडिया रैंक 1581 आया था। तो थोड़ा सा दुख लगा क्योंकि पिछले साल के कंपेरिजन में 680 पे अराउंड 700-800 के आसपास रैंक आनी चाहिए, लेकिन 1500 आया। तो मुझे एम्स ऋषिकेश अलॉट हो रहा था, बस मुझे यही चाहिए, एम्स ऋषिकेश अलॉट हो जाए, मुझे बस यही चाहिए था और वो हो रहा था मुझे। तो मुझे फर्स्ट राउंड में एम्स ऋषिकेश अलॉट हो गया और अभी मैं यहाँ पे हूँ। तो यही सब मेरी कहानी है
पता नहीं कैसा लगा होगा, बट मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है मेरे हिसाब से, और आगे भी अच्छी रहेगी मेरी जर्नी। और जाते जाते एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो उन एस्पिरेंट के लिए है जो कोचिंग में ऑफलाइन स्टडी कर रहे हैं और उनको क्लास लेने का मन नहीं है, फिर भी वो क्लास कर रहे हैं क्योंकि उसे करवाया जा रहा है। ऑब्वियसली खासकर विद्यापीठ में से हो रहा है कि क्लास नहीं करोगे तो घर पे कॉल चला जाएगा, आपका बेटा नहीं पढ़ रहा है, फिर घर वाले बोलेंगे बेटा क्लास जा। तो ये वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखा दो कि देखिए आपसे ज़्यादा अच्छा आपका बच्चा जानता है कि कैसे स्टडी करना है। आप सोच रहे हैं सिर्फ पैसे लगाएंगे ऑफलाइन में स्टडी कराएंगे मेरा बच्चा सिलेक्शन लेकर आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके बच्चे को जैसा लग रहा है वैसे स्टडी करने दीजिए। उसको ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़ने दीजिए, आपको उस पर ट्रस्ट करना होगा क्योंकि उसको पता है ना कैसे स्टडी करना है। आजकल क्या हो रहा है ना, कोचिंग में ज़बरदस्ती क्लास में बैठाया जा रहा है कि नहीं तेरे क्लास करना ही है, तो ये कहीं ना कहीं हो रहा है। और ज़रूरी है कि आप ऑफलाइन ही पढ़ाएं, ऑनलाइन से भी सिलेक्शन हो रहा है तो ऑनलाइन मैं सबको प्रीफर यही करता हूँ कि ऑनलाइन ही स्टडी करें सब, ऑफलाइन के चक्कर में ना पड़े। ऑफलाइन से कहीं बेहतर ऑनलाइन है, ऑनलाइन से स्टडी करो क्योंकि बाद में तुमको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि यार पैसे वेस्ट हो गए मेरे। क्योंकि मेरे को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं कहाँ आ गया, सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है मेरे पैसे कम लगे थे। लेकिन जिनका पैसा लग रहा है उनको मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि तुम एडमिशन ले लोगे और तुमको बाद में रियलाइज़ होगा कि यार एडमिशन नहीं लेना चाहिए था क्योंकि घूम फिर कर तुमको ऑनलाइन ही स्टडी करना है। तो बस यही बोल रहा हूँ कि घर वालों को समझाओ कि तुमको जैसे स्टडी करना है वैसे करो, बस घर वालों को सिलेक्शन ला कर दो, ठीक है। तो ये रही मेरी कहानी, कैसा लगा कमेंट करके बताना, और पता नहीं कुछ छूट गया हो शायद, डोंट नो। और हाँ एक लास्ट बात ये बताना चाहता हूँ कि मैं रिलेशनशिप में कभी नहीं गया अब तक। ये एक पॉइंट है कहीं ना कहीं मेरे को लगता है, क्योंकि रिलेशनशिप में जाने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, स्टडी में फोकस नहीं कर पाते हैं। मैं अब तक रिलेशनशिप में नहीं गया था, मतलब कि नहीं गया हूँ, अभी भी सिंगल ही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। तो ये भी मैं बोलूँगा कि यार लड़की का चक्कर छोड़ देना, घर वालों के बारे में सोचो, मम्मी पापा के बारे में सोचो, पढ़ाई पे ध्यान दो, नीट क्रैक करो, डॉक्टर बनो। हाँ नीट क्रैक करके कॉलेज में जाओ, फिर जाना रिलेशनशिप में तो जाओ, बट एटलीस्ट नीट तक लड़की का चक्कर छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। तो बस इतना ही था मेरा कहानी, और आगे कंटिन्यू रहेगा।